नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा में जो पेपर 4 है, जो कि ऑप्शनल था आपका। आउट ऑफ 5 3 सब्जेक्ट जो है आपको ऑप्ट करने थे। तो वैसे बच्चे जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया है, उसके लिए पूरी की पूरी सिलेबस की जानकारी जो है, पूरी सिलेबस की सिर्फ जानकारी नहीं, पूरा हर एक जो मैटर है, ठीक है, उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर जो है एमसीक्यूज भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जो पहला हमारा टॉपिक था वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, राइट। जो पहला टॉपिक है फिजिक्स में, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा में जो पेपर 4 है, जिसमें फिजिक्स का पेपर है ना, जिन्होंने भी फिजिक्स ऑप्ट किया है, उसका जो पहला टॉपिक है वो वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स है। तो आज हम लोग पहले उसका बेसिक्स नॉलेज लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है अगर आप देखें तो 2012 से चला आ रहा है। तो वैसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2012 में इस एग्जामिनेशन के लिए ट्राई किया, फिर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ टेट का उसे दिया। लेकिन इस बीच में एक लंबा सा गैप है, लंबा फासला है, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी जो है लैक हुआ है अभ्यर्थियों का। और जो कॉन्सेप्ट है हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर चला गया होगा, अगर वो आप कंसिस्टेंट जो है अगर नहीं पढ़ रहे हैं फिर दैट टाइम। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। उन सभी अभ्यर्थियों को कॉग्निजेंट एकेडमी में जो हमारा चैनल है, ठीक है, इस चैनल पे आएँ और एक एक टॉपिक का जो बेसिक जानकारी है, पहले बेसिक जानकारी लेंगे। देन आफ्टर जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग जो है वो हम लोग करेंगे। हमारे ऐप जो कॉग्निजेंट इंस्टीट्यूट के नाम पे है, उस ऐप पर भी आपको बहुत जल्द जो है बहुत सारे वीडियोस के साथ नोट्स और साथ में जो है कुछ टेस्ट जो है वो भी आपको वहाँ पर हासिल कराएंगे, ठीक है। बहुत जल्द मैं जो है वहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो आप जो है जुड़े रहिए कॉग्निजेंट इंस्टीट्यूट, कॉग्निजेंट एकेडमी से। तो आइए देखते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वेक्टर्स, vectors and properties properties of vectors। तो यहाँ से सवाल जो है निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर वेक्टर्स। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए या वेक्टर को समझने के लिए हमारे पास जो है स्केलर का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज जो है वह क्या होता है। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। एंड देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स की। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? तो सिंपल, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, राइट। देर इज नो एनी डायरेक्शन, और इसके पास जो है किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड देर इज नो एनी डायरेक्शन, और किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्शन अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज ओबीज सिंपल अलजेब्राइक लॉ, सिंपल अलजेब्राइक लॉ। ये जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं ये किसको ओबे करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? तो सिंपल अलजेब्राइक लॉ को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम लोग देखें, क्या एग्जाम्पल्स होंगे? तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मास की, तो मास किसका एग्जाम्पल है? स्केलर क्वांटिटी का। तो जब आप मास निकालते हो तो सपोज करिए मास जो है आपने निकाला 20 kg। आप डायरेक्शन को नहीं बताते हो कि 20 kg जो है ईस्ट की तरफ है मास, 20 kg नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ऐसा बात करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मास जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ की, है ना, हम लोग बात करेंगे स्पीड की, हम लोग बात करेंगे वर्क की, पावर की,
एनर्जी की, है ना, ये सारे के सारे क्वांटिटी जो हैं वह स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल होंगे। यहाँ पर एक एडिशनल जो है ना, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है एक एक्सेप्शनल केस जो है ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक्सेप्शनल नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का एक्चुअली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद हम लोग इसको एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वह सिंपल अलजेब्राइक लॉ को फॉलो करता है। अब सवाल है कि ये सिंपल अलजेब्राइक लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है। तो सिंपल, यहाँ पर अगर मास को हम लोगों को जोड़ना है, सपोज करिए 2 kg प्लस 3 kg करना है, तो जैसा आपने पढ़ा है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज 5 kg। कभी 2 और 3 को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो कभी 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, इवन 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। यहाँ पर 2 kg और 3 kg को जोड़ेंगे तो दैट इज ऑलवेज 5 kg ही होगा। right? तो ये आपका क्या है, सिंपल अलजेब्राइक लॉ है, जिसको ये स्केलर क्वांटिटी जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में आप देखोगे कि 2 + 3 जो है वो आपका 1 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ठीक है, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। किस तरह से ये चेंजेस होता है, किस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपने देखा स्केलर क्वांटिटीज क्या है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिसका सिर्फ परिमाण होगा, किसी भी तरह का कोई दिशा नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटीज है, सिंपल अलजेब्राइक लॉ को फॉलो करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स में आपने देखा, मास, लेंथ, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सो मेनी एग्जांपल्स जो है वो आप आगे देखते चलें। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, जिसे एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, परिमाण के साथ दिशा भी होगा, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव magnitude as well as direction are called vector quantities. These quantities do not obey simple algebraic law. अगर हम लोग बात करें तो ये सिंपल अलजेब्राइक लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज ओबेज वेक्टर अलजेब्रा, ये फॉलो करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात करेंगे जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके जरिए दो वेक्टर क्वांटिटी जोड़े जाएंगे। या फिर हम लोग बात करेंगे पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जरिए जो है हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, राइट। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे। ये क्वांटिटीज सिंपल अलजेब्राइक लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा को। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या है, तो आइदर जो है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे या फिर पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। बहुत जल्द हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में ये ट्राइंगल लॉ और पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का अगर आप सिर्फ कह रहे हो कि 2 मीटर है, तो सिर्फ 2 मीटर से काम नहीं चलेगा, किस डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, इसको भी हम लोगों को जानना जरूरी होगा। हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन जो है ये हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग बात करते हैं फोर्स की,
ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग बात करेंगे टॉर्क की, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो एग्जांपल्स है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये सारे के सारे जो है एग्जांपल हैं इसके वेक्टर क्वांटिटी के। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज होंगे जिसे आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। और यहाँ पर देखिए जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं इन सब का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, और इसको हम लोग सिंपल अलजेब्राइक लॉ से नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें, सपोज करिए ये 4 मीटर है और इसको अगर 3 मीटर के साथ, 4 मीटर को 3 मीटर के साथ ऐड करना है, तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी को सेम डायरेक्शन में ऐड किया जाता है तो यहाँ पर एंगल जो होता है वो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। जब डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसे 0 डिग्री लिया जाता है। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाहे ट्राइंगल लॉ ऑफ हेक्टेडिशन हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ हेक्टेडिशन हो, वह जो फार्मूला आपको देगा वह होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए अगर दो वेक्टर क्वांटिटी, जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक 4 मीटर है दूसरा 3 मीटर है, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ पर आप देखिए ये 16 हो गया प्लस 9 हो गया और ये 24 हो गया, राइट। तो यहाँ पर टोटल जो है ये आपका हो जाएगा 49। अब उसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 7 मीटर। कहने का मतलब है कि दो वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है और दूसरे 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। अगर इन दोनों को सेम डायरेक्शन में जोड़ा जा रहा है तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 7 मीटर। अब इसी को अगर हम लोग देखें, इधर हो गया सपोज करिए आपका 4 मीटर, देन आफ्टर जो है 3 मीटर के साथ ऐड कर रहे हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट की बात है। या फिर इधर 4 मीटर यहाँ गया और देन आफ्टर जो है इधर जो है हम लोगों का 3 मीटर जो है इस तरह से आ गया। पहले गया कितना, 4 मीटर, और इधर जो है रिटर्न बैक जो है उसी में जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन जो है वो 3 मीटर आ गया। अब अगर इनको जोड़ना है तो अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो थीटा जो है वहां पर कितना लिया जाता है, 180 डिग्री। अब इसी फॉर्मूला में यहाँ पर कोस 0 डिग्री के जगह में 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो गया हम लोगों का -1। तो ये वाला हो गया 16 9 25 हो गया, प्लस माइनस माइनस 24, तो अंडर रूट 1 यानी कि 1 मीटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यही 4 मीटर और 3 मीटर को जब आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो रिजल्ट जो है वो हमारा कितना आ रहा है, 4 मीटर के बजाय यहाँ पे देखिए जो 4 मीटर और 3 मीटर को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 मीटर। यानी कि 4 मीटर से भी हमारा क्या आ रहा है, कम आ रहा है, 3 मीटर से भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं लेकिन जो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू से भी हम लोगों को कम यानी कि 1 मीटर मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं किसमें, वैक्टर्स में, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लो कि दो वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको परपेंडिकुलरली हम लोग जोड़ रहे हैं इस तरह से, ये 4 मीटर हो गया, इधर हो गया 3 मीटर, तो उस केस में हमेशा हम लोगों को यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना लेंगे, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। तो ये आपका पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जो है 0 हो जाएगा। तो 16 9 25 है ना, और 25 का रूट करेंगे तो 5 मीटर। यानी कि यहाँ पर जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं तो जो नेट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है। तो हम लोग 5 मीटर किस तरह से लेके आते हैं, ये रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, इन सबों को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 4 मीटर और 3 मीटर को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो दोनों को सिंपल ऐड करिएगा तो 7 मीटर जो सेम डायरेक्शन में जोड़ा जाएगा।
अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्ट कितना आएगा 1 मीटर। तो इसकी जो वैल्यू है वह 1 मीटर से 7 मीटर के बीच में वेरी करेगी, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा हो सकता है, 7 मीटर से कम हो सकता है, और 1 मीटर और 7 मीटर के बीच में कोई भी क्वांटिटी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन 7 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 मीटर से कम नहीं हो सकता है। ये हम लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दो क्वांटिटीज दिए हुए हैं, है ना, और उसका जो रिजल्ट है अगर हम लोग उसको वेक्टरली ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉसिबल है या नहीं है, राइट। तो पॉसिबल कब होगा, तो आप दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि जो वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, पॉसिबिलिटीज के बारे में, वह उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है पॉसिबल है, नहीं आ रहा है दैट मीन्स पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर कोई भी क्वांटिटी है, जैसे सपोज करिए क्वांटिटी ए है, उसके ऊपर में इस तरह से हम लोगों को एक एरो डालना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए, राइट। अगर एक्सेलरेशन है, स्मॉल ए के ऊपर में इस तरह से वेक्टर का सिंबल देंगे। अगर फोर्स है, एफ के ऊपर में वेक्टर का सिंबल दे देंगे। टॉर्क है, टॉर्क के ऊपर में वेक्टर का सिंबल दे देंगे। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर एक वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसका मॉडुलस भी होगा और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। तो मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये आपका वेक्टर है तो मॉडुलस निकालना है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या फिर हम लोग मोड ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं, या सिंपल अगर ए लिख रहे हैं तो ये भी बता रहा है मोड ऑफ वेक्टर ए को ही, या फिर हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी जो है उसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी जो है सी है और वह इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। तो ये जो सी है उसका डायरेक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि थीटा डिग्री किधर है, नॉर्थ में, थीटा डिग्री नॉर्थ, किससे, ऑफ ईस्ट। यानी कि अगर आपको ये थीटा का वैल्यू मालूम है तो आप आसानी से एक वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका डायरेक्शन को जान सकते हैं, राइट। तो ये था कि किस तरह से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है उसकी टाइप्स तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ बेसिक्स टाइप्स है जिसका नॉलेज जो है हम लोगों को हमेशा होना चाहिए। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करें कि वेक्टर्स का कौन कौन सा टाइप्स होता है, पहला जो है अगर हम लोग देखें पैरेलल वेक्टर्स, पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स, या फिर इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, लाइक वेक्टर्स। पहला जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स और लाइक वेक्टर्स। ये क्या होता है, तो दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, वैसे वेक्टर क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफरेंट डज मैटर, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है लेकिन डायरेक्शन अगर सेम है वह पैरेलल वेक्टर होगा। जैसे सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, हो सकता है कि ये दोनों का मॉडुलस सेम हो, यानी कि सेम लेंथ का हो, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल लिया जाएगा वो 0 डिग्री लिया जाएगा इन केस ऑफ। दूसरा जो है अगर हम लोग जस्ट रिवर्स बात करें, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, या फिर इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। तो यहाँ पर देखो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स जो है वह क्या है, व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। तो दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन,
वैसे वेक्टर क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन जो है एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, उसको हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बी है, इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो अगर डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा तो उसको हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे या फिर अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना लेंगे, 180 डिग्री। तीसरा जो है हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स में क्या होगा, वैसे वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। जैसे सपोज करिए ये वाला आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी भी ऐसा है, तो मैग्नीट्यूड सेम है यानी कि दोनों का लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि थीटा कितना लेंगे, 0 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर्स। तो दोज वेक्टर्स विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम। ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम होगा, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। और आप देख रहे हो साफ साफ कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम लोग लेंगे कितना, 0 डिग्री। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे नल वेक्टर। आपके एग्जामिनेशंस में नल वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नल वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज 0। एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मॉडुलस जो है वह कितना होगा, 0 होगा, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नल वेक्टर। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर सपोज करिए एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक नल वेक्टर है। अगर मान लो कि एक बॉडी जो है इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, राइट, यहाँ से चलना शुरू किया और वापस जो है उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ से वो चलना शुरू किया था। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है अगर सेम है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट विल बी अ नल वेक्टर। अगर मान लो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर मान लो कि एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है कहने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट मीन्स क्या, कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हुई, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस परिस्थिति में ये v और u तो दोनों सेम होगा, तो v माइनस v इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेलरेशन का मॉड्यूलस हो गया 0, यानी कि वो एग्जांपल हो गया किसका, नल वेक्टर का। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर है वह है यूनिट वेक्टर। इसको समझना जो है हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी हमारा यूनिट वेक्टर का सिंबल जो है वो आता है कि कुछ सिंबल दिए हुए रहेंगे उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो कि यूनिट वेक्टर होंगे, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप यूनिट वेक्टर नहीं समझे तो न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज 1। एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मॉडुलस जो है वह कितना होता है, 1 होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूनिट वेक्टर। जैसे अगर एक इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, एक वेक्टर अगर ए है तो उसके ऊपर में इस तरह से हम लोग कैप लगाते हैं। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस जो है, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखो कि सपोज करिए एक हमने लिया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और दिस वन क्या है, जेड एक्सिस। इस तरफ हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि इधर हम लोग दिखा नहीं सकते। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। ये तीनों के तीनों क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दें। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई कैप से। वाई एक्सिस की तरफ रहेगा तो जे कैप से, और जेड एक्सिस की तरफ से रहेगा तो के कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप जो है दीज आर यूनिट वेक्टर्स whose modulus is 1, but it is directed along x axis, y axis and z axis respectively.
तो अगर 2 i कैप लिखा हुआ रहेगा मतलब वो 2 यूनिट इधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, राइट। अगर आपका 3 j कैप लिखा हुआ है, कहने का मतलब उसका डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है। अगर 4 k कैप लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन जो है वो किधर है, इधर है, चले, राइट। अब यहाँ पर अगर मान लो, ठीक है, एक 2 डायमेंशनल का केस है, एक बॉडी को यहाँ पर हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है आपको आई कैप और जे कैप दोनों लेना पड़ेगा। मान लिया यहाँ से यहाँ जो है, ठीक है, आपका 3 है तो इसको लिखेंगे 3 i कैप, यहाँ से यहाँ भी 3 है तो प्लस क्या लिखेंगे, 3j। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज 1, एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मॉडुलस कितना होता है जी, 1 होता है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप से। दैट मीन्स ए कैप का मॉडुलस कितना हो गया, 1। आई कैप, जे कैप और के कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। यानी कि अगर हम लोग आई कैप का मॉडुलस की बात करें या जे कैप के मॉडुलस की बात करें या के कैप के मॉडुलस की बात करें, इन सब का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। इन सब का मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन डायरेक्शन जो है डिफरेंट होगा। आई कैप लिखेंगे उसका मतलब है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर हम लोग जे कैप लिख रहे हैं मतलब उसका कि वो वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, और के कैप लिख रहे हैं दैट मीन्स कि वो जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। एक और आखिरी वेक्टर जो है हम लोग देख लें, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, लेकिन इतना जानना जो है आपके लिए काफ़ी होगा। अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या है, राइट। तो ए वेक्टर है ना, नेगेटिव वेक्टर जो है हमेशा एक दूसरा वेक्टर होगा, यानी कि एक वेक्टर पहले से मौजूद है उसका नेगेटिव वेक्टर की बात हम लोग करेंगे। तो नेगेटिव वेक्टर इज अनदर वेक्टर हैविंग मॉडुलस इज सेम बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी जो है आपका ए, राइट। अगर ए का निगेटिव वेक्टर हम लोगों को दिखलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन सेम लेंथ का हम लोग बना देंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा माइनस ए से, यानी कि मॉडुलस तो सेम होगा इस केस में, लेकिन डायरेक्शन जो है उसका पहले वाले वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा। दैट इज ऑल अबाउट नेगेटिव वेक्टर। दैट मीन्स नेगेटिव वेक्टर इज another vector having modulus is same but drawn in opposite direction, right। तो ये था कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। लेकिन हमारे लिए जो वेक्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर है उसमें जानना क्या ज़रूरी है कि कैसे हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ते हैं। जो हम बता रहे थे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से एडिशन का क्या तरीका है अब हम लोग वो देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो है वो क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। और अंतिम में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का वीडियो जो है ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो उससे पहले जो है जितनी जानकारी चाहिए आपको इस वीडियो में दूंगा। देन आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट और ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर जो है ये हमारा फिनिश हो जाएगा। देन आफ्टर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो जाएगा, कुछ एमसीक्यूज हो जाएगा, आपकी तैयारी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेक्टर एडिशन कि वेक्टर जो है उसको किस तरह से ऐड किया जाता है। वेक्टर एडिशन की हम लोग बात करें। सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बी है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ तो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा, कुछ परिणाम मिलेगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आर, और इसको हम लोग पढ़ते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर मान लिया जाए कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बी है, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो बी प्लस ए के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर है, तो इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है तो उस परिस्थिति में हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए, अगर मान लो कि वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए। अब हम लोग इसको बी के साथ जोड़ रहे हैं, वेक्टर ए प्लस बी। अगर इसको एक साथ रखें, बाहर में प्लस सी, ये ए हो गया, एक बार हम लोग बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर बी प्लस सी हो गया, या फिर हम लोग कर दिए कि ए प्लस सी और बाहर में रख दिए। तो इस तरह का अगर परिस्थिति बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लो इस तरह से रहे a प्लस बी और यहाँ पर n रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग na प्लस एन बी भी लिख सकते हैं, na प्लस एन बी भी लिख सकते हैं। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका क्या है, जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वह क्या है, ठीक है। सपोज करिए इफ वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटी, मान लिया जाए कि एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बी है। ये जो एरो देते हैं ना, ये वाला जो एरो है इसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टेल। ये हेड है और ये क्या है, टेल है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर हम लोग बात करें कि दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखिए, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, आर टेकन इन दी सेम ऑर्डर। अगर उसको एक ही ऑर्डर में लेते हैं, एक ही ऑर्डर में कहने का मतलब है कि पहले का हेड जो है उसको दूसरे के टेल के साथ जोड़ा जा रहा है, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल और क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल gives its resultant both in magnitude as well as in direction। तो ये जो आपका अपोजिट ऑर्डर में जोड़ा जाएगा एक तीसरा साइड, वो उसका रिजल्टेंट देगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है, ठीक है, आपका एंगल थीटा होगा, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है हम लोग अल्फा लेंगे, जो रिजल्टेंट आर जो है वो ए के साथ हम लोगों का बना रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आप देखो कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन, अगर इसको एक ही ऑर्डर में जोड़े, एक ही ऑर्डर में जोड़ने का मतलब है पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ जोड़ा जाएगा, तो जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो उसका रिजल्टेंट देगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। और एक एक्सप्रेशन होगा जिसके जरिए हम लोग इस आर का या फिर ए प्लस बी, दोनों एक ही चीज है, आर लिखे या ए प्लस बी लिखे, है ना, तो इसका जो मॉडुलस है यानी कि मॉडुलस ऑफ आर जो है वह कितना के बराबर होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। तो जब कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा इसी फार्मूला को इस्तेमाल करना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जो है वो हम लोग यूज करेंगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो लॉ है वह क्या है, तो पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
सेकेंड जो लॉ है इसको हम लोग बोल रहे हैं पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो क्या है? सपोज करिए इफ वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी क्या है? बी। तो अगर ये ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, राइट? अब यहाँ पे देखिए, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है ए बी और बी बी, यानी कि दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है, इसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट जो है वो कॉमन है। तो it states that if two vector quantity start simultaneously at a point can be represented by टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम, और ये दोनों किसी पैरालेलोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इन दोनों की सहायता से अगर हम लोग एक पैरालेलोग्राम कंप्लीट करें तो देन इट्स डायगोनल गिव्स इट्स रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो इसका जो डायगोनल है वो उसका रिजल्टेंट देता है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल थीटा लेंगे और आर जो है ए के साथ जो एंगल बना रहा है वह हमारा हो जाएगा। तो चाहे ट्राइंगल लॉ ऑफ हेक्टेडिशन हो या पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ हेक्टेडिशन हो, दोनों ही परिस्थितियों में रिजल्टेंट आर का जो मॉडुलस है या सिंपल आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर इस अल्फा का वैल्यू निकालना है ना, डायरेक्शन निकालना है यानी कि, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो चाहे ट्राइंगल लॉ ऑफ हेक्टेडिशन हो या फिर पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ हेक्टेडिशन हो, जोड़ने का तरीका अलग होगा, डायग्राम अलग होगा, लेकिन जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वह सेम है। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ते हैं हमेशा हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जैसा कि बताया था सेम डायरेक्शंस में अगर जोड़ रहे हैं, स्पेशल केस की अगर बात की जाए, अगर सेम डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं तो थीटा लिया जाएगा 0 डिग्री, उस परिस्थिति में रिजल्टेंट डायरेक्ट ए प्लस बी से निकलेगा। आप यहाँ पे जब 0 डिग्री रख देंगे cos 0 डिग्री तो उसका वैल्यू 1, तो आप देखिए फॉर्मूला में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी। वहीं अगर सपोज करिए दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा लिया जाएगा 180 डिग्री। उस परिस्थिति में रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो जो कोस 180 डिग्री वैल्यू -1 यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और उसका रूट अगर करते हैं तो कितना आता है? ए माइनस बी। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना है तो सिंपल डायरेक्टली घटा देंगे। लेकिन आखिरी जो है स्पेशल केस में कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर cos 90 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, ये पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू, उस परिस्थिति में जब थीटा 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर क्वांटिटी का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सपोज करिए वी हैव ए वेक्टर क्वांटिटी ए, राइट? तो जो वेक्टर ए है कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। यहाँ पे देखिए सीधा इधर हम लोग एक एक्स एक्सिस की तरफ रखते हैं, दूसरा वाई।
यहाँ पर जो वेक्टर ए है जिसको हम लोग ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका दो कंपोनेंट क्या होगा, तो ये जो हेड है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉन कर दी, मान लिया जाए ये भी एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉन कर दी, दैट इज सी। तो इसका एक कंपोनेंट जो है आप देख रहे हैं क्या हो गया, ओ बी। यानी कि अगर आपको ओ ए का लोकेशन जानना है, उसका पोजीशन जानना है, तो ओ बी को जानना होगा, ओ सी को जानना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स, और ए एक्स का वैल्यू कितना होता है, ए कॉस थीटा। वहीं ए वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये जो वेक्टर ए है कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल थीटा बनेगा वो कॉस थीटा लिया जाएगा, और दूसरा क्या लिया जाएगा, साइन, राइट। इसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप। मान लो ये जो कंपोनेंट हमने निकाला यानी कि ओ बी का वैल्यू निकाला वो 2 यूनिट्स है, ठीक है, तो 2 आई कैप लिख सकते हैं। ये ए वाई जो है 3 यूनिट्स है, तो उसको 3 जे कैप लिख सकते हैं। तो ये जो वेक्टर ए है इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ये वाला ए एक्स है, एक्स एक्सिस की तरफ है, आई कैप लिखते हैं, मैंने बताया आपको पहले ही। ओ सी जो है इसको आप ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये वाला हो जाएगा ए वाई जे, राइट। तो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे। अब अगर इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग क्या करेंगे, ए वाई स्क्वायर। अगर मान लो इसके जगह में आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 प्लस 9, तो अंडर रूट 30 यूनिट्स जो है इसका मॉडुलस। ठीक उसी तरह से अगर इसका हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा से। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, ए वाई बाई ए एक्स। ये जो आप टेन थीटा देख रहे हो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, पी बाई बी। तो ये वाला जो है वो किसके बराबर है, ए वाई के बराबर है, बट्टा ए एक्स हो जाएगा पी बाई बी, राइट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, इससे हम लोगों को डायरेक्शन मिलेगा। और ये जो मॉडुलस ऑफ ए है यानी कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर से हम लोगों को मॉडुलस ऑफ ए का, तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर। अब अगर इसी को देखें, मतलब कि अगर ये 3 डायमेंशनल का केस है तो एक्स वाई के साथ जेड भी होगा। अब देखो आप यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए जो है वह ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप प्लस ए जेड ए कैप, तो मॉडुलस ऑफ ए जो है अगर आपको निकालना है तो करना कुछ नहीं है, अंडर रूट यहाँ पे जो भी क्वांटिटी दिया गया है उसका स्क्वायर करिए, यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया हुआ रहे यानी कि ए वाई स्क्वायर करिए और फिर ए जेड स्क्वायर। तो इससे हम लोगों को मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू मिल जाएगा। अब अगर आप देखो डायरेक्शन अगर इसका निकालना है तो यहाँ पर कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू है एक्स बटा मॉडुलस ऑफ ए करेंगे। अगर कोस बीटा इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल पे रिजल्टेंट है, वाई एक्सिस के साथ जो है कितना एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। तो जब हम लोग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वही कंपोनेंट लेंगे, ए वाई बटा मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा, और कोस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए जेड बटा मॉडुलस ऑफ ए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आज के वीडियोस में इनफैक्ट जो आपका 6 to 8 के लिए जो झारखंड प्रशिक्षित जो है आचार्य वाली जो एग्जामिनेशन होने वाली है, तो उसमें पहला जो टॉपिक था हमारा वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा आज के वीडियोस के अलावा जो है, ठीक है, आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये आपको देखना है, तो सारा का सारा ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आप उसको देखिए एंड देन आफ्टर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं दूंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाइए, एमसीक्यूज बनाइए,
आपका पहला टॉपिक कंप्लीट। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।